वेलकम बैक। ये तो सब जानते हैं चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, मगर ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि चीन तेजी से ग्लोबल फार्मेसी भी बन चाह रहा है। जी हाँ, वही चीन जिसकी रिवायती जड़ी बूटियों पर मबनी तिब को कभी सिर्फ घरेलू नुस्खा समझा जाता था, आज वही ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन एक ऐसी सनत बन चुकी है जिसकी ग्लोबल मार्केट मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक 50 से 60 बिलियन डॉलर से बढ़ चुकी है और आइंदा 10 साल में डबल हो जाएगी। लेकिन ये तरक्की सिर्फ रिवायती अद्वियात तक महदूद नहीं है। चीन की जदीद फार्मा इंडस्ट्री भी हैरान कुल रफ्तार से आगे बढ़ रही है। 2025 में चीनी मेडिसिन की एक्सपोर्ट्स तकरीबन 101 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई थी, जबकि इस साल चाइनीज कंपनीज ने दुनिया भर में 157 इंटरनेशनल लाइसेंसिंग डील्स किए हैं, जिसकी मजमूई मालियत 135 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है। इस बैकग्राउंड में पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई अहम खबर सामने आई है। इस्लामाबाद में हालिया दिनों में 2 रोज़ा पाक चाइना फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में मजमूई तौर पे 850 मिलियन डॉलर्स की डील्स हुई हैं। MOUs भी तय पाए हैं और इस कॉन्फ्रेंस में 146 चाइनीज़ कंपनीज के तकरीबन 220 रिप्रेजेंटेटिव और 2 से ज़ायद पाकिस्तानी कंपनीज ने शिरकत की। फेडरल मिनिस्टर मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक 600 मिलियन डॉलर की बाकायदा डील्स, जबकि 250 मिलियन डॉलर के MOUs पर दस्तखत हुए, जिनमें 18 माहिदे हर्बल और रिवायती अद्वियात से मुताल्लिक है। लेकिन असल इंपॉर्टेंस सिर्फ रकम की नहीं। पाकिस्तान आज अपनी मेडिसिन बनाने के लिए तकरीबन 90% रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है, और अगर रॉ मटेरियल चीन के कॉर्पोरेशन से पाकिस्तान में तैयार होना शुरू हो जाए तो न सिर्फ ये कि दवाएं सस्ती हो सकती हैं, बल्कि इंपोर्ट बिल भी नुमाया हद तक कम हो सकता है। एक और बड़ी खबर यह है कि इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में लोकल लेवल पर वैक्सीन प्रोडक्शन की बात हुई है। इस वक्त पाकिस्तान 13 मुख्तलिफ वैक्सीन इंपोर्ट करता है, जबकि अंदाजा है कि 2030 तक इन पर सालाना 1.2 बिलियन डॉलर खर्च होंगे। ये वैक्सीन पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाए तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बचत भी हो सकती है। अब सवाल यह है कि चाइना की फार्मा इंडस्ट्री आखिर इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ रही है? इसका जवाब है रिसर्च। 2015 में चाइना की साइंसदान टू यूयू को एक नोबेल इनाम मिला, जिन्होंने मलेरिया के इलाज के लिए रिवायती चाइनीज जड़ी बूटी की दवा को शक्ल दी। मलेरिया के ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ और दुनिया भर में अब उसके बाद लाखों जानें बचाई जा चुकी हैं। ये इस बात का बड़ा सबूत है कि ट्रेडिशनल नॉलेज को जदीद साइंस के जरिए ग्लोबल स्टैंडर्ड की दवा में बदला जा सकता है। आज चाइना सिर्फ हर्बल मेडिसिन तक महदूद नहीं है। कैंसर, इम्यूनोथेरेपी, इसके अलावा बायोलॉजिक्स और जदीद अद्वियात में चाइनीज़ कंपनी दुनिया की बड़ी कंपनीज के साथ मुकाबला कर रही हैं। चीन में क्लिनिकल ट्रायल्स की तादाद में गुज़िश्ता 15 साल के दौरान बहुत बड़ा इजाफा हुआ है और चीन ग्लोबल बायोटेक का एक अहम मरकज़ बन गया है। पाकिस्तान के लिए चाइना की इस टेक्नोलॉजी और रिसर्च से फ़ायदा उठाने का शानदार मौका है, और ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान में माजी की तरह सिर्फ डील्स तक, MOUs तक बात न रहे और सिर्फ असेंबलिंग के बजाय रिसर्च या रॉ मटेरियल, वैक्सीन, मेडिकल डिवाइसेस और क्लिनिकल ट्रायल्स में आगे बढ़े तो आने वाले सालों में पाकिस्तान न सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरा करेगा, बल्कि खित्ते के लिए मेडिसिन एक्सपोर्ट करने वाला एक ज़्यादा अहम मुल्क बन सकता है। इस मौजूद पर बात करने के लिए मैंने दावत दी। हमारे साथ मौजूद है कामरान नासिर साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है AGP फार्मा के। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान नासिर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। थोड़ा सा हमें बताएं कि ट्रेडिशनली हमें लगता ये है कि मेडिसिन रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस पे टोटल कंट्रोल वेस्ट का है और ऑब्वियसली कोई और उसके आसपास भी नहीं है। लेकिन चाइना की इंपॉर्टेंस फार्मा के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से वो बताइए कि वो अब किस तरह से सामने आई है और वो किस जगह पे है। कान भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि चाइना देखें जिस तरीके से वो ग्लोबल सुपर पावर बनता चला जा रहा है और एक पावर टू रेकन विद जिसे हम कहते हैं। सो इन्होंने जिस तरीके से आगाज़ किया तो शुरू में तो उनका बहुत ही स्लो स्टार्ट था, लेकिन क्योंकि फोकस था, पॉलिसी लेवल कंटिन्यूटी बहुत अच्छी थी, और जैसे आप बता रहे हैं और ये फैक्ट्स भी बिल्कुल करेक्ट हैं कि 150 बिलियन डॉलर से ऊपर की इनकी एक्सपोर्ट खड़ी हो गई है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, और उसमें बायोटेक्नोलॉजी में, वैक्सीन्स में, रिसर्च में, इन सब में ये बहुत आगे चले गए। यहाँ तक होना शुरू हो गया है, बल्कि नेचुरली पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर जब आप पेटेंटेड मेडिसिन देखते हैं कि कहीं कोई ग्लोबल रिसर्च हुई और वो रिसर्च जो है वो नेचुरली एक पेटेंट के अंदर होती है, लेकिन चाइनीज़ उसको रिवर्स इंजीनियर कर लेते हैं, और जब रिवर्स इंजीनियर करते हैं तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में वो मेडिसिन अवेलेबल हो जाती है ऑफ पेटेंट हुए बगैर भी, और ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर नेचुरली ये टेक्नोलॉजी इनकी तरफ से जाती है। उसके अलावा इनकी रिसर्च साइड जिस तरीके से ग्रो करना शुरू की है वो अपनी मिसाल आप है, और एक तो उनको मार्केट साइज़ का एडवांटेज हासिल है खुद से,
दूसरा ये है कि ग्लोबल रडार के ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आप देखें एपीआई मैन्युफैक्चरिंग के अंदर तो चाइना के बराबर कोई भी नहीं खड़ा होता। जितना रॉ मटेरियल है वो सारा का सारा फीड जो है दुनिया में वो चाइना के थ्रू हो रहा है। उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन इंडिया ने भी जो पार्टिसिपेशन की है वो भी उन्होंने टेक्नोलॉजी को ऐसे यूज़ किया कि N-1 या N-2 लेवल पे जाके उसको रिफाइन करते हैं, लेकिन फिर भी जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो सप्लाई मेजरली चाइना से हो रहा है, उसी पे काम करके वो दुनिया को सर्व कर रहे हैं। ये फरमाइएगा कि जाहिर है कि जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है वो ये कि API यानी कि जो रॉ मटेरियल होती है फार्मास्यूटिकल की, वो इंडिया और चाइना का उस पर बहुत लगता ये है कि टोटल कंट्रोल एक तरह से, और पाकिस्तान इस मामले में जाहिर है कि बहुत पीछा है, और शायद पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट भी इतनी नहीं, और कहा ही जाता है कि API जब बनाना होता है तो उसकी एक क्वांटिटी बहुत बड़ी होती है। तो ये फरमाइएगा कि क्या वाकई अब जो 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 डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये चाइनीज़ का या आना, ये वो, क्या वाकई पाकिस्तान अब इस काबिल होने जा रहा है या उसका पोटेंशियल है कि यहाँ पे रॉ मटेरियल्स बन सके, APIs जो है हम प्रोड्यूस कर सकें? कामन भाई, आज के दिन में हम 15% अपना API खुद बनाते हैं, 85% हमारी जो है वो APIs की इंपोर्ट है। अभी भी ये नंबर बहुत बड़ा है, और आपको पता है हमारे लिए फॉरेन करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेल्फ रिलायंस में ये बहुत ज़रूरी है कि हम API मैन्युफैक्चरिंग के अंदर तेज़ी से ग्रो कर जाएं। अच्छी बात यह है कि इसमें गवर्नमेंट को एक क्रेडिट जाता है, ख़ासतौर पे हेल्थ मिनिस्टर को जाता है, ड्रैप को जाता है, SIFC को जाता है। इन सारों ने मिलकर और प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से इसकी पैट्रनेज की, ये जिस तरफ और जिस जगह पे ये निकले हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि जो हम पॉलिसी फ्रेमिंग करें वो पॉलिसी फ्रेमिंग ऐसी होनी चाहिए जो कि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। जैसे कि आपने API की बात की, अब ये ह्यूज वॉल्यूम्स की बात है तो उसमें मार्जिन्स कम होते हैं। इसका मतलब है नेचुरली आपने सिर्फ पाकिस्तान को सर्व नहीं करना, आपने एक्सपोर्ट भी करना है, और अगर आपने एक्सपोर्ट करना है तो फिर सारी चीज़ें आ जाएंगी कि आपको एनर्जी कॉस्ट क्या मिल रही है, आपकी पॉलिसी कैसी है, आपको टैक्स इंसेंटिव कैसे मिल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस चीज़ की हमेशा से एक इनकन्सिस्टेंसी रही है, और इस वक्त एक कंसिस्टेंट पॉलिसी जो कि लॉन्ग टर्म हो उसको बरूकार लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये फरमाइए कि जो एक पाकिस्तान का और बड़ा जो लैक करता है पाकिस्तान, वैक्सीनेशन, वैक्सीन्स के हवाले से पाकिस्तान जो है वो, और तवील अरसे से जो है वो पाकिस्तान को बेतहाशा वैक्सीन की ज़रूरत है, बट हम वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे उस लेवल पे नहीं। तो वो किस स्टेटस पे खड़ा है हमारा, और ख़ास तौर पे चाइनीज़ अगर JVs होते हैं या होते तो क्या वाकई वैक्सीनेशन के वैक्सीन्स के लिहाज से भी हम कोई बेहतर पोजीशन पे आ सकते हैं? कामरान भाई, सबसे जो इम्पोर्टेंट एरिया इस कॉन्फ्रेंस में जो हुआ वो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी में थी, जिसमें ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग भी है, सेल लाइन डेवलपमेंट है। अब इनके लिए ज़रूरी है एक पॉलिसी पे काम हुआ, बड़ा जैसे कहते हैं कि बड़ी मेहनत से वो काम किया गया। इसमें तमाम फार्मास्यूटिकल के जो इदारे हैं उनको इन्वॉल्व किया गया, PPMA को इन्वॉल्व किया गया, और बड़ी तफसील से इन्होंने एक पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाया। उस ड्राफ्ट पे अभी तक जो अमल होना है, जो कि पॉलिसी अनाउंसमेंट होनी है, वो पेंडिंग है। अब जहां हमने मुआहदे कर ली, सिर्फ वैक्सीन के अंदर और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर तकरीबन $350 मिलियन के मुआहदे हुए हैं, जिसमें हमारा OBS ग्रुप है उसने भी किए हैं। लेकिन जब तक पॉलिसी नहीं आएगी, जब तक ये नहीं पता चलेगा कि गारंटीड ऑफ टेक गवर्नमेंट क्या कमिट कर रही है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर किसी भी बिजनेस के अंदर पैसे नहीं बनेंगे तो कभी भी वो डेवलपमेंट उस जगह पे हो नहीं सके। खुशाइन बात यह है कि हमारी इस वक्त सिमत ठीक है, लेकिन उस सिमत के ऊपर इस पॉलिसी का जल्दी अनाउंस होना, ताकि उसके अंदर ये तदारुक किया जा सके कि क्या ये पॉलिसी इन्वेस्टर फ्रेंडली है कि नहीं है, क्या इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जा सकेगी, इसको आगे ले जाया जा सकेगा नहीं या नहीं ले जा सकेंगे, और इसके ऊपर फोकस गवर्नमेंट का है। लेकिन ये अनाउंसमेंट के बाद पता चलेगा, और फिर आप ये बताइए कितना सीरियस है ये जो चाइनीज़ जो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट हो रहा है, वो चाइनीज़ हर्बल मेडिसिन, और चाइना के अंदर ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ी मार्केट है, और उसकी बात भी हमने यहाँ सुनी जब इस कॉन्फ्रेंस के दौरान। चाइनीज़ हर्बल मेडिसिन की क्या स्टेटस है? देखिए, चाइनीज़ अपनी मेडिसिन जो है वो उनकी मार्केट का तकरीबन 25 से 30% है, तो उनका अपना फोकस अपनी हर्बल मेडिसिन पे और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये एक ऐसी क्लास है कि जो कि पाकिस्तान में भी चलती है, हर्बल मेडिसिन चलती है, उसके अलावा भी जो इस तरह की मेडिसिन होती एक तो पाकिस्तान की हर्बल मेडिसिन है, इंडिया की हर्बल मेडिसिन है, वो एक सेट, मगर जो चाइनीज़ है वो वही है सब जो कि हमारे यहाँ हर्बल इस्तेमाल तकरीबन वो होती हैं, लेकिन फॉर्मुलेशंस का तरीका ज़रा फ़र्क होता है, जिन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हैं थोड़ी वो फ़र्क होती हैं, लेकिन उनको भी प्रमोट किया जा
जा रहा है। प्रमोट करने की वजह यह है कि देखें, एक सेगमेंट है पाकिस्तान में, होम्योपैथिक भी है, पाकिस्तान में मेडिकल डिवाइसेस भी हैं, पाकिस्तान में एलोपैथी भी है, सारा कुछ है। तो हर एक को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करना ये रेगुलेटर की एक जिम्मेदारी है, जिसको वो भरपूर तरीके से निभा रहा है इस वक्त। और इसको अगर पॉलिसी फ्रेमिंग में लाएंगे और इसको जितना अच्छा चैनलाइज कर लेंगे, जितना अच्छा हम इनेबलिंग एनवायरनमेंट देंगे, तो उससे मामलात बहुत अच्छे हो सकते हैं। और मेरे ख्याल में कामन भाई, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि पाकिस्तान में डीरेगुलेशन हुई। डीरेगुलेशन अगर ना होती तो आप देखें, आज के दिन में भी 40% मार्केट एसेंशियल है, 60% नॉन एसेंशियल है। अब 40% एसेंशियल पे मैं सिर्फ अगर आपको पिछले 5 साल का एक डेटा बताऊं, पिछले 5 साल में हमने तकरीबन 80% से ऊपर की डिप्रिसिएशन देखी है। इंडस्ट्रियल गैस की प्राइस 280% से बढ़ी, इलेक्ट्रिसिटी की 100% से बढ़ी, मिनिमम वेज आपकी 60% से बढ़ गई। तो और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक प्रेशर डालती हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर कि हमने ग्रो कैसे करना है। और अगर ग्रो करना है तो ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट इनटू मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फार्मा कभी भी, क्योंकि हमारा ख्वाब तो ये है, हम ये कहते हैं कि फार्मा एक नेक्स्ट राइजिंग स्टार है और इंशाल्लाह 2032-33 तक हम $10 बिलियन की एक्सपोर्ट कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल से, क्योंकि स्किल सेट भी है, टेक्नोलॉजी भी है, नॉलेज भी है। अब जब ये एग्रीमेंट्स हुए हैं, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होगा और कल को यहाँ पे ये सारी इंडस्ट्री लगेगी, तो यहाँ पे पॉलिसीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। और डीरेगुलेशन ने इसलिए रोल प्ले किया कि अगर इंडस्ट्री पैसे नहीं बनाएगी या उसके पास ये रूम नहीं होगा तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कभी आएगी नहीं। आपने देखा कि माजी में MNCs पाकिस्तान छोड़ के गई, उनके छोड़ के जाने की वजह ये थी कि रेगुलेशंस ऐसी थी, पॉलिसीज़ ऐसी थी कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट नहीं बन रहा, तो वो तकलीफ के सामने की वजह से फिर उनको यहाँ से जाना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान नासिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र होगा अमेरिका ईरान जारी है जंग भरपूर अंदाज से, मगर इस दौरान अमन की एक नई उम्मीद की किरण फूटी है। अमेरिका ने, ईरान ने एक साथ कहा है कि वो मुज़ाकरात चाहते हैं और इस सिलसिले में कुछ ब्रेक थ्रू भी हुआ है। इसकी इत्तला हम आपको देंगे और इस बारे में बात करेंगे छोटे से वक्फे के बाद।